हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी दोस्त पहले की तरह बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग सोशल मीडिया पर और अपने घरों पर, टेलीविजन पर लगातार ये देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं ये आपको इस नए कृषि विधेयक का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस कृषि विधेयक का व्यापक विरोध भी किया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत देश के कुछ और ऐसे राज्य हैं जहां पर किसान इस बिल का व्यापक तौर पर विरोध कर रहे हैं। तो हम अपने इस वीडियो में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में जो कृषि है इसकी स्थिति कैसी थी ये जानेंगे। साथ ही हम ये जानेंगे कि ये जो 3 नए कृषि बिल हैं ये कृषि बिल क्या है, सरकार का इन बिलों को लेकर के क्या दावा है और किस वजह से जो किसान हैं वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वीडियो के अंत में आप खुद ही अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या इन बिलों का विरोध किया जाना जायज है या फिर इन बिलों का विरोध किया जाना नाजायज है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप घर बैठे एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। अभी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या एसएमएस करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी एमपी पुलिस की तैयारी को और भी बेहतर बनाएं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना लेसन को शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि हमारा जो देश है, हमारा देश भारत जो है, इसकी संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है कि जब हमारे देश में संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में हमारे जो देश के राष्ट्रपति महोदय हैं इन्हें संविधान में एक शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत, 123 अनुच्छेद के तहत हमारे राष्ट्रपति महोदय जो हैं ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब हमारे देश में संसद का सत्र ना चल रहा हो उस स्थिति में। और फिर इसके बाद जैसे ही संसद का सत्र प्रारंभ होता है उसके 6 सप्ताह के भीतर ही जो है इन बिलों को संसद से पारित करना अनिवार्य होता है, अन्यथा इनकी वैधता जो होती है वो समाप्त हो जाती है। केंद्र सरकार ने दोस्तों पिछले 5 जून 2020 को 3 किसान बिलों को जो है अध्यादेश के माध्यम से लागू किया। चूंकि अब संसद का सत्र जो है ये शुरू हो चुका है तो संवैधानिक तरीके से इन बिलों को संसद से पारित कराना भी अति आवश्यक है। तीनों बिलों लोकसभा में जो है दोस्तों ये पारित किए जा चुके हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस समय तक इनमें से 2 बिलों को राज्यसभा से भी पारित कराया जा चुका है और राज्यसभा से ये ध्वनि मत से पारित किए जा चुके हैं। अब माननीय राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर होते ही ये जो बिल है ये अधिनियम यानी एक्ट की शक्ल ले लेंगे। तो दोस्तों हम थोड़ा पीछे चलते हैं और अपने देश के कृषि के इतिहास को भी देखते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ दोस्तों तब हमारे देश के किसानों की हालत बहुत ही दयनीय थी। अंग्रेजों ने हमारे देश के किसानों को किसी भी तरह से बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज़ादी के बाद भी हमारे देश का किसान जमींदारों के बोझ तले दबा रहा। किसानों की सारी फसलें जो हैं इस पर जमींदार ही कब्जा कर लिया करते थे। इसी क्षेत्र में सुधार करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने एपीएमसी एक्ट लाया। इस एक्ट को भी हम बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं क्योंकि इन तीनों बिलों के बारे में जानने के लिए हमें इस एक्ट को भी जानना बहुत जरूरी है। एपीएमसी एक्ट का पूरा नाम होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस कमेटी। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया दोस्तों कि आजादी के बाद हमारे किसान जो हैं ये जमींदारों के चंगुल में फंसे हुए थे और इसी समस्या से बाहर निकालने के लिए 1970 के दशक में सरकार ने एपीएमसी एक्ट को लाया। इस एक्ट के तहत किसान जो है दोस्तों ये अपनी उपज को सीधा मंडियों में ले जाकर बेच सकता था। साथ ही जो बिचौलिए होते हैं यानी जो मिडिल मैन होते हैं इनके हाथों से किसानों का शोषण जो है रोकने की दिशा में सराहनीय कार्य उस समय सरकार द्वारा किए गए। हमारे देश में जो है हरित क्रांति हुई थी दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं ये जो एपीएमसी एक्ट आया था इसका बहुत बड़ा योगदान रहा था। लेकिन कुछ समय बाद हुआ ये दोस्तों कि राज्यों ने एपीएमसी मंडियां जो होती हैं यहां पर वसूले जाने वाले शुल्कों को हद से ज्यादा बढ़ा दिया। सरकार जो भी टैक्स लगाती थी अंततः इन सभी करों का भुगतान जो है किसानों पर ही आ जाया करता है। इसके अलावा किसानों की स्थिति दोस्तों इतनी बदतर है कि सरकारी खरीद में 2.5% का अड़तिया चार्ज भी फिक्स है क्योंकि मंडी में जो किसान होते हैं हमारे ये डायरेक्ट अपनी फसल नहीं बेचते हैं। सरकार के रजिस्टर्ड अड़तिया हैं जिनके पास ले जाकर हमारे जो देश के किसान हैं ये अपनी उपज उन्हें बेचते हैं। इसके बाद में जो अड़तिये होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं ये इनकी फसलों को अच्छे दामों में जो है आगे व्यापारियों को या एपीएमसी मंडियों में
बेच देते हैं। एमएसपी के तहत जो फसलें सरकार किसानों से खरीदती है वो भी अड़तिये ही खरीदते हैं और बाद में एफसीआई यानी जो हमारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होती है वो इन फसलों को अड़तियों से खरीद लेती है। दोस्तों हमारे देश के कई राज्यों में तो अड़तियों का मकड़ा जाल बिछा हुआ है। पंजाब में ही खाली 48,000 से अधिक रजिस्टर्ड अड़तिये हैं और इस तरह एपीएमसी एक्ट लाने के बावजूद भी मंडियों पर थोक व्यापारियों का ही एकाधिकार बना रहा और बिचौलिए यानी मिडिलमैन जो है इनकी चांदी रही। कालांतर में एपीएमसी एक्ट की शक्तियों का इस्तेमाल दोस्तों संसाधन पैदा करने और बिचौलियों के हितों की भरपाई करने में किया जाता रहा। ये बिचौलिया शब्द दोस्तों मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, एक बार मैं इस शब्द का अर्थ भी आपको समझा देता हूं, क्लियर कर दूंगा कि ये बिचौलिया क्या होता है। दोस्तों एक्चुअल में ये होते कौन है? दोस्तों जब हमारा किसान अपनी उपज काट लेता है और इसके बाद किसान अपनी उपज को नज़दीकी मंडियों में जाकर बेचता है तो इसमें होता यह है कि किसान जो है अपनी उपज की बोली जो है मंडी में लगाता है और जो सबसे ज़्यादा उसकी फसल की बोली लगाता है उससे वो अपनी फसल या उपज बेच देता है, क्योंकि जहाँ पर उसे ज़्यादा दाम मिलेंगे वो वहीं पर अपनी फसल बेचेगा। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर बिचौलिए क्या करते हैं? वो दोस्तों किसानों की फसल को बेकार बता देते हैं, उसमें कुछ डिफेक्ट निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई किसान है वो अपनी प्याज को लेकर मंडी में गया, बिचौलिए ने उसकी प्याज को कुछ डिफेक्ट बता दिया और बोला इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, इससे कम दाम मिलेगा। मजबूरी बस हमारे देश का किसान जो है ये अपनी प्याज को इस मिडिलमैन को या बिचौलिए को उसकी दर के मुताबिक बेचने के लिए जो है मजबूर हो जाता है और बिचौलिया जो होता है ये अच्छे खासे दामों पर व्यापारियों को जो है इस उपज को बेच देता है। तो ये थे एपीएमसी के कुछ लूप होल और इसी समस्या को खत्म करने का प्रयास किया है इन नए कानून ने। तो आगे हम इसकी बात भी करने वाले हैं। एपीएमसी के माध्यम से दोस्तों किसान अपनी फसल बेच सकता है। दूसरा तरीका होता है एमएसपी। एमएसपी को भी हम समझ लेते हैं कि एमएसपी क्या होता है। दोस्तों एमएसपी जो है इसका पूरा नाम होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। हमारी जो केंद्र सरकार है दोस्तों ये खरीफ और रबी की फसल बोने से पहले लगभग 23 प्रकार की फसलें हैं जिस पर एमएसपी तय करती है। एमएसपी दोस्तों एक प्रकार से किसानों को उनकी उपज की गारंटी देता है, क्योंकि सरकार इन्हीं दरों पर किसानों की फसल जो है वो खरीद लेती है ताकि किसानों को फसल से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। एक उदाहरण के तौर पर हम इसे भी समझते हैं। एमएसपी क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई किसान है उसने गेहूं की फसल बोई, तो फसल बोने से पहले ही सरकार ने एमएसपी तय कर दिया और कह दिया कि भैया आपकी जब फसल बो जाएगी, जब कट जाएगी, उसके बाद में हम 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आपकी फसल जो है ये खरीद लेंगे। तो ये कहलाता है एमएसपी, मतलब सरकार ने एक प्रकार से किसानों को आश्वासन दे दिया। अब इससे किसानों का ये डर दूर हो जाता है कि यदि बाजार में कोई हमारी उपज 1500 रुपए क्विंटल के ऊपर नहीं खरीदेगा तो हम जो है ये सरकार को ही सीधे बेच देंगे, और अगर कोई हमारा 1500 रुपए क्विंटल से ऊपर कोई खरीद ले रहा है तो हमारे लिए ही अच्छा है। तो एक प्रकार से ये किसानों के लिए गारंटी होती है। इस बिल के आने के बाद ये कहकर विरोध किया जा रहा है दोस्तों कि सरकार जो है ये एमएसपी को भी खत्म कर देने वाली है, जिसकी चर्चा जो है हम आगे करने वाले हैं कि सरकार जो है उसका इस पर क्या स्टांस है। एमएसपी से खरीदी हुई फसल को दोस्तों एफसीआई द्वारा बनाए गए गोदामों में स्टोर कर लिया जाता है। हमारे देश में गरीबी को देखते हुए इन स्टोर्स की गई फसलों को गरीबों को दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल, और कई बार तो आपने ये भी सुना होगा कि सरकारी मंडियों में जो ये रखी हुई फसल होती है ये टनों में जो है बर्बाद हो जाती है, फसल जो है वो खराब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है आपने कभी कभार सुनी होंगी। दोस्तों हमारे देश में 100% में से 6% किसान ही बस एमएसपी का लाभ ले पाते हैं। मतलब 100 में से सिर्फ हमारे देश के 6 किसान ही जो हैं ये एमएसपी का फ़ायदा उठा पाते हैं। बाकियों को तो ये पता भी नहीं है कि एमएसपी होता क्या है। हरियाणा और पंजाब दोस्तों ऐसे राज्य हैं जहां पर एमएसपी का लाभ जो है सबसे ज़्यादा उठाया जाता है, और एमएसपी का लाभ सबसे ज़्यादा हरियाणा और पंजाब के किसान ही उठाते हैं। अब बात करते हैं इन तीनों बिलों की कि ये तीनों बिल क्या हैं। दोस्तों 5 जून 2020 को अध्यादेश के माध्यम से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी सरकार ये तीनों बिल लेकर के आई थी। पहले बिल की हम बात करते हैं दोस्तों। पहला बिल है कृषक उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल 2020, जिसे अंग्रेजी में द फार्मर्स प्रोड्यूस
ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 कहा जा रहा है। इस बिल के तहत क्या होगा दोस्तों, तो जो हमारे देश का किसान है वो अपनी उपज के दाम खुद ही तय करने के लिए स्वतंत्र होगा। किसान की जो फसल होगी उसको सरकारी मंडियों में बेचने की बाध्यता जो है ये अब खत्म कर दी गई है। पहले हमारे देश का किसान जो है कुछ भी फसल उगाता था तो उसको जो है सरकारी मंडियों में ही अपनी उपज को बेचना पड़ता था। तो इस तरह की बाध्यता जो है ये सरकार ने खत्म कर दी है। अब अगर मंडी के बाहर उसको उसकी उपज का बहुत अच्छा रेट मिल रहा है तो भाई वो वहीं पे अपनी फसल बेच ले और अपनी आय में जो है वो बढ़ोतरी करे। किसान जो है इसकी फसल को जो है सरकारी मंडियों में बेचने की बाध्यता जो है अब ये खत्म कर दी गई है। किसान जो है दोस्तों ये अपनी उपज को देश में कहीं पर भी और किसी भी हिस्से में बेच सकता है। अभी तक तो ऐसा था कि वो जो निजी उसकी मतलब जो समीप वाली जो मंडी है वहां पर जाकर के वो बेचता था अपनी फसल को, लेकिन सरकार ने इस एक्ट के तहत अब ये खत्म कर दिया है कि अब भैया आपको मंडियों में बेचने की बाध्यता नहीं है। अब आप देश में कहीं पर भी अगर अपनी फसल बेचना चाहते हो तो आप अपनी फसल बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही लेन देन की जो लागत है इसे घटाने को भी मंडी से बाहर टैक्स नहीं वसूला जाएगा। मतलब इसका सीधा सा ये है दोस्तों कि अगर मंडी में किसान अपनी फसल बेचता है तो उसको बहुत सारे उसको टैक्सेस लगते हैं वहां पर। अगर वो बाहर मंडी से बाहर अपनी फसल बेच देगा तो उसको इस प्रकार से किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस प्रकार की छूट भी जो है इस एक्ट में किसानों को दी है सरकार ने। फसल खरीदते ही जो किसान है उसको देय राशि की सहित डिलीवरी रसीद जो है ये दे दी जाएगी। मतलब जो भी उसकी फसल खरीदेगा उसको तुरंत पे जो है उसकी देय राशि की रसीद देनी पड़ेगी। खरीदार जो है उसकी फसल का वो 3 दिन के अंदर ही किसान की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा। साथ ही फसल की ऑनलाइन खरीद फरोख्त को भी जो है संभव बनाया जाएगा। अगर कोई विवाद होता है, इससे संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो इस विवाद को 30 दिन के अंदर ही निपटाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस पर सरकार का क्या दावा है, इस बिल को लेकर दोस्तों सरकार का क्या कहना है, तो वो बातें भी मैं आपको बताता हूं। ये तो हमने बात कर ली कि एक्ट में क्या क्या प्रावधान है। अब हम बात करते हैं सरकार क्या कह रही है। तो सरकार दोस्तों ये कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था जो है ये चालू रहेगी। मतलब एमएसपी जो है और मंडी व्यवस्था जो है इसे हम खत्म नहीं कर रहे हैं, ये चालू रहेगी जैसे पहले चालू थी। ढुलाई मंडी शुल्क जैसी लेन देन की लागत से जो है किसानों को राहत देने के लिए जो है हम ये बिल लेकर के आए हैं। किसान जो है अपनी उपज को अपने मनचाहे दाम तलाश कर पूरी स्वतंत्रता से बेच सकता है। किसान को खरीदार से सीधे जुड़ने के लिए जो है बिचौलियों पर अंकुश लगेगा इस एक्ट की मदद से, और किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलने से किसानों की जो आय है, किसानों की जो इनकम है उसमें वृद्धि होने वाली है। तो ये किसानों के लिए सरकार का कहना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस बिल को लेकर क्या विरोध किए जा रहे हैं, विपक्ष इसको लेकर के क्या कह रहा है। तो विपक्ष और किसान ये कह रहे हैं कि मंडी व्यवस्था जो है इसको खत्म कर देने से बाहरी कंपनियों की मनमानी जो है ये बढ़ जाएगी और कृषि उद्योग का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर निजीकरण किया जाएगा। साथ ही जो किसान हैं ये खेतों पर अपनी निजी कंपनियों का अधिकार हो जाएगा। मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाएगी तो जिसके साथ में किसान एग्रीमेंट करेगा वो किसान को इस चीज़ के लिए मजबूर करेगा कि भाई इस तरह की फसल उगाओ, तुम ऐसी फसल उगाओ। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो है किसान ये अपनी ज़मीन पर ही मजदूर बन जाएगा, ऐसा विपक्ष का कहना है। छोटे किसानों को दोस्तों इससे फ़ायदा नहीं हो कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है अगर ये लाई जाती है, ये व्यवस्था अगर बनाई जाती है तो 5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जो कृषक हैं इनको इसमें फ़ायदा नहीं होगा। फिर दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे बिल की। दूसरा बिल है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार बिल, जिसे अंग्रेजी में द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020 कहा जा रहा है। दोस्तों इस बिल के माध्यम से किसान अपनी फसल को बोने से पहले ही अपनी उपज को किस दाम पर बेचना है इसका एग्रीमेंट कर पाएगा। मतलब मान लो अगर कोई किसान है वो आलू उगा रहा है तो पहले ही उसने किसी कंपनी के साथ में करार कर लिया है कि भाई इतने रुपए की दर से जो है मैं आपको आलू अपना बेचूंगा, और उसके बाद में जो कीमत होगी उसकी पहले से ही तय कर ली जाएगी। तो एक प्रकार से जो है ये एग्रीमेंट हो जाएगा।
किसान और कंपनी के बीच में। साथ ही कृषि क्षेत्र में जो निजी क्षेत्र होता है, प्राइवेट सेक्टर जो है, इसकी भागीदारी से जो रिसर्च और डेवलपमेंट है इसको भी बढ़ावा मिलेगा। बिल में ये कहा गया है अनुबंधित मतलब किसान जो हैं इनको गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति जो है ये कंपनियों द्वारा सुनिश्चित कराई जाएगी। मतलब ये है कि कंपनी जो है जिसने किसान के साथ में एग्रीमेंट किया है उसको अगर आलू चाहिए है तो उसके लिए वो अच्छे और गुणवत्तापूर्ण बीज जो है वो उसको उपलब्ध कराएगी ताकि उसकी फसल जो है वो अच्छी क्वालिटी की प्रोड्यूस हो सके। तो ये बात कर ली हमने बिल की कि बिल में क्या प्रावधान है, ये दूसरे बिल के क्या प्रावधान है। अब हम बात करते हैं कि सरकार का दावा क्या है, सरकार इस पर क्या कह रही है। तो सरकार का दोस्तों ये कहना है कि पारदर्शी तरीके से ये बिल किसानों को संरक्षण प्रदान करेगा, साथ ही किसानों के सशक्तिकरण में भी मदद करेगा। किसान का फसल को लेकर जो जोखिम होता है और खरीदार ढूंढने के लिए जो किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ेगी। तो सरकार ये कह रही है कि भैया अब जो हमारे देश का किसान है उसको अभी तक जो अपनी फसल बेचने का जोखिम हुआ करता था कि बड़े भैया हम अपनी फसल तो उगा लेंगे लेकिन इसको बेचेंगे कहाँ पे, हमको हमारी फसल का अच्छा दाम कहाँ पर मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है मतलब कंपनियां जो है ये पहले से ही अगर इससे एग्रीमेंट कर लेगी तो किसान कम से कम इस बात के लिए तो उसको आश्वासन मिल ही जाएगा कि भैया चलो हमारी फसल तैयार होने से पहले ही जो है हमारी फसल की बिक्री का जो एश्योरेंस है वो हमको मिल गया है। तो ये थी सरकार का दावा। अब हम बात करते हैं आपत्ति मतलब विपक्ष और किसानों का इसके लिए क्या विरोध है, ये हम बात करते हैं। इस नए कानून से दोस्तों किसान जो है अपनी ही जमीन पर मजदूर हो जाएगा। फसल उगाने के तौर तरीके से लेकर अन्य सभी बातों में कंपनियों का हस्तक्षेप होने लगेगा। किसान ये कह रहे हैं कि अगर भैया हमने इस बिल को मान लिया तो हमारी जो जमीन है इस जमीन पर ही हम मजदूर हो जाएंगे, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये हमको अपने मर्जी से बोलेंगे कि नहीं अब ऐसा उगाओ, हमको इस क्वालिटी के सीड्स तुम प्रयोग करो और इसके बाद में जो है कंपनियों की भागीदारी जो है हमारी जमीन पर बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हम अपनी ही जमीन पर मजदूर हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से पारंपरिक कृषि ज्ञान खत्म हो जाएगा, क्योंकि कंपनियां ज्यादा प्रोडक्शन के लिए दोस्तों नई तरीकों से किसानों को फसल उगाने के लिए मजबूर करेगी, जिससे किसानों की जमीन को भी मतलब जो किसानों की जमीन की फर्टिलिटी है उसको भी इससे नुकसान होगा। तो ये कहना है किसानों का। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं तीसरे बिल की। तीसरा बिल दोस्तों ये पहले से ही 1955 में ये बिल लाया गया था और इसमें जो है संशोधन किया गया है, इसमें अमेंडमेंट किया गया है। इस बिल का नाम है दोस्तों आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन बिल 1955-2020 मतलब एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इसमें दोस्तों क्या किया है सरकार ने कि जो बिल के प्रावधान है वो मैं आपको बता रहा हूं। अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी फसलों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि इनको जो आवश्यक वस्तुएं होती थी इन सूची में इनको रखा गया था और राष्ट्रीय आपदा और अकाल जैसी स्थितियों में ही जो है इसका स्टॉक नहीं किया जा सकता है। अब सरकार जो है इस बिल के माध्यम से छूट दे रही है कि अब जो है आप चाहें तो इसका स्टॉक भी कर सकते हैं। कोई भी पैन कार्ड होल्डर जो है वो इन किसानों की इन फसलों को खरीद सकता है और उसका स्टॉक कर सकता है। किसान क्षेत्रीय मंडियों की बजाय दूसरे प्रदेशों में ले जाकर अपनी फसल बेच सकेगा, जिससे उसको मुनाफा होगा। तो ये कहना है इस बिल का। निजी कंपनियों को सीधे किसानों से उनकी उपज खरीदने की छूट दी जाएगी, मतलब जो निजी कंपनियां होंगी वो डायरेक्ट ही किसान की फसलें जो हैं उसको खरीद सकती हैं। कृषि उत्पादों पर जमा सीमा पर कोई रोक नहीं होगी, मतलब कि अब आप जितना चाहें उतना जो है आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि सरकार इन प्रावधानों के लिए क्या कह रही है, सरकार का क्या दावा है। सरकार ये कह रही है कि नए प्रावधानों से बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी, इससे फसलों की खरीद का दायरा बढ़ेगा, साथ ही प्रतिस्पर्धा बढ़ने से किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सकेगा। दोस्तों अब बात करते हैं किसानों का क्या कहना है और विपक्ष का क्या कहना है। इस पे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी, बाकी के दो जो बिल है उसमें तो मुझे कोई विशेष आपत्ति नहीं लग रही है, लेकिन ये जो बिल है, तीसरा बिल है, स्टॉक करने से दोस्तों बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। स्टॉक करने से समस्या ये होगी कि जो बड़े व्यापारी हैं, जो
निजी कंपनियां हैं, जब ये किसानों से उनकी उपज को खरीद के अपने पास स्टॉक करके रख लेगी तो बाद में दिक्कत ये होगी कि वो उसको मनचाहे दामों पर बेचेगी और इससे जो है हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी। तो ये एक लूप होल है इस तीसरे बिल का। किसानों को एमएसपी सिस्टम से जो मिल रहा सुरक्षा कवर है दोस्तों, ये कमजोर होगा, ऐसा किसानों को कहना है। खाद्य वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण व्यवस्था नहीं रह जाएगी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जैसे ही स्टॉक बढ़ जाएगा लोग जो है अपने पास स्टॉक करके रख लेंगे और तभी उस चीज को बेचेंगे जब उसकी मार्केट में कमी हो जाएगी और जब उस प्रोडक्ट की जो है कीमत बढ़ जाएगी, उस स्थिति में जो है इसे बेचा करेंगे निजी कंपनी वाले। तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस बिल के लिए जो है सरकार को एक बार फिर से जो है सोचना चाहिए। बड़े पैमाने पर इससे जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों, किसानों का यह कहना है। किसानों की बजाय जो है बिचौलियों को इससे ज्यादा लाभ मिलेगा। इस बिल में जो है अमेंडमेंट के बाद कानून कमजोर हो जाएगा और जमाखोर जो होंगे, मतलब जो स्टॉक करने वाले जो हैं, ये निरंकुश हो जाएंगे, मतलब इन पर किसी भी प्रकार की बाउंडेशन नहीं रह जाएगी। तो दोस्तों ये हमने बात की कि हमारे देश में कृषि का इतिहास कैसा रहा, एपीएमसी एक्ट क्या होता है, एमएसपी क्या होता है, ये तीनों बिलों के बारे में भी हमने जाना। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों जो आपसे मैं करना चाहता हूं और ये बात बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप किसी बिल को विधेयक यानी एक्ट की शक्ल तब दी जा सकती है जब बिल संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया जाए। लोकसभा में सत्तारूढ़ पार्टी, मतलब कि जो रूलिंग पार्टी है, इसके पास बहुमत है, वहां से तो बिल को पास कराने में रूलिंग पार्टी को कोई विशेष परेशानी नहीं होती है। किंतु राज्यसभा में रूलिंग पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं है, पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है। पिछले दिनों इन 3 बिलों में से 2 बिलों को राज्यसभा से ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। राज्यसभा में किसी भी बिल को पारित किए जाने की दोस्तों 2 विधियां होती है। यहां पर मैं जो विरोध कर रहे थे राज्यसभा में, माननीय उपसभापति महोदय के पास में जाकर के उनका माइक उन्होंने वो तोड़ दिया और जो बिल था उसकी कॉपीज को जो है इन्होंने फाड़ दिया। ये राज्यसभा के जो नियम होते हैं इसका उल्लंघन किया, इसका मैं विरोध करता हूं और सख्त तौर पर विरोध करता हूं कि ये जो है राज्यसभा के नियमों के खिलाफ कार्य किया गया है। लेकिन अब आगे जो मैं बात करने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमारे यहां राज्यसभा में किसी भी बिल को पारित किए जाने की 2 विधियां होती हैं जो हमने अंग्रेजों से सीखी हैं, मतलब अंग्रेज भी यही विधि को फॉलो करते थे। पहला तरीका होता है ध्वनि मत, अर्थात लोकसभा से बिल को पारित कर दिए जाने के बाद जब राज्यसभा में यह बिल आ जाता है तो उपसभापति महोदय जो है ये किसी बिल को पारित करने के लिए ये कहते हैं कि इस बिल के पक्ष में जो लोग हैं वो हाँ बोलें और इस बिल के विपक्ष में जो हैं वो लोग ना बोलें, मतलब वो कहते हैं से आई और से नो, इस प्रकार से वो कहते हैं। तो इसमें से आई वालों की ध्वनि अगर ज़्यादा प्रबल होती है तो बिल को पारित कर दिया जाएगा और यदि ना बोलने वालों की ध्वनि प्रबल रहती है तो इस बिल को जो है पारित नहीं किया जाता है। इस किसान बिल में भी दोस्तों ऐसा ही हुआ है। राज्यसभा से इस बिल को 2 बिलों को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है, लेकिन यदि किसी भी सांसद को, किसी भी राज्यसभा सांसद को इससे आपत्ति होती है दोस्तों तो फिर दूसरे तरीके से बिल को पारित किया जाता है। दूसरा तरीका होता है डिवीजन का। इतिहास की बात करें दोस्तों, इतिहास में जाएं अगर हम, तो इतिहास में यह होता था कि जो लोग बिल के पक्ष में होते थे वो सदन के एक तरफ खड़े हो जाते थे और जो पक्ष में नहीं होते थे वो सदन की दूसरी तरफ खड़े हो जाते थे और फिर हेड काउंटिंग की जाती थी, मतलब जितने लोग पक्ष में खड़े उनके सिरों की गिनती की जाती थी और जो विपक्ष में खड़े रहते थे उनके सिरों की गिनती की जाती थी। जिस भी पक्ष के सिरों की संख्या ज्यादा होती थी उसके जो है उसके पक्ष में फैसला चला जाता था। लेकिन अब हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं हो गया है। अब हमारे यहाँ जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है इसमें वोटिंग कर ली जाती है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जो है दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि राज्यसभा से बिल को सिर्फ ध्वनि मत से ही क्यों पारित कर दिया गया। अगर सांसद जो है ये इसका बिल का विरोध कर रहे थे तो डिवीजन वाली वोटिंग क्यों नहीं कराई गई। तो यहां पर दोस्तों ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है और हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इस पर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और इसीलिए जो विपक्षी पार्टियां हैं इसे लोकतंत्र की हत्या की संज्ञा दे रही हैं। दोस्तों मैंने आपको हमारे देश में आज़ादी के बाद से कृषि की व्यवस्था कैसी रही, एपीएमसी एक्ट क्या होता है, एमएसपी क्या होता है,
तीनों किसान बिल और राज्यसभा में हुए हंगामे के बारे में भी बताया। अब आपको तय करना है दोस्तों कि क्या सही है और क्या गलत है। दो बिलों की मैं बात करूं तो दो बिलों में दोस्तों बहुत ज़्यादा कोई वो समस्या नहीं लगती है। ये जो तीसरा बिल है जिसमें स्टॉक वाली समस्या आ गई है, इसमें थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सरकार को जो है कार्य करना जरूरी है। आप इस संबंध में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और किसी बात को लेकर अगर अभी भी आपके मन में कोई संशय है, कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो वो निसंकोच आप मुझसे उस प्रश्न को जो है पूछ सकते हैं और उस प्रश्न पर भी मैं आपका उत्तर देने का प्रयास करूंगा और आवश्यक हुआ तो उस पर भी मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।